हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोशन के कॉन्सेप्ट को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को, स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को। इसी के साथ हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ समझेंगे और ग्राफ समझने के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। ठीक है, तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल से भी बनाएंगे और कैलकुलस से भी बनाएंगे। तो ये चैप्टर पूरी मोशन से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को लास्ट तक देखना, तभी आपको फोर्स वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और सीखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को। बात करते हैं अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको उतारने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं जो कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो इसको देख देख के उतारते रहते हैं। देखो, उतारना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप चीज़ों को समझें, उसके बाद उतारें, या फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लें देन उतारें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर पे कि मोशन क्या होता है। देखो, मोशन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ मोशन, या फिर मैं आपसे पूछूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप मेरे को देख करके बताओ क्या मैं मोशन में हूँ, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप मोशन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो मोशन का कुछ डेफिनेशन भी इसी तरीके से बनाया गया कि जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करे, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि भैया टाइम तो अल्टीमेट है, टाइम तो हमेशा चल रहा है। तो जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रेस्ट क्या होता है। रेस्ट में बहुत सारे अच्छे बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज ना करे, ये तो सही लिखा उनने कि चेंज ना करे, लेकिन उन्होंने लोग क्या करते हैं? विथ डू नॉट रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो टाइम सबके लिए होगा, चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो। तो सिंपल सीधी बात, डेफिनेशन आपको क्या याद रखना है? जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन है, और जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज ना करे टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या है? रेस्ट है ना। तो ये चीज़ को समझ गए। लेकिन अगर कोई फिजिक्स का बंदा है, मतलब फिजिक्स पढ़ करके आया है, तो आपको इस डेफिनेशन को गलत प्रूफ कर सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे गलत प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोशिश क्या है कि मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग मेरे को देख करके बोल दिए कि सर आप रेस्ट पे हो, आप चल नहीं रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं मोशन में हूँ। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं भी घूम रहा हूँ। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, तो आप पूछो कि किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो मैं मोशन में हूँ। ठीक है, अगर इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पे नहीं होता है, वो रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन पे होता है। अब आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखो, एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब क्या होता है कि परफेक्टली वो रेस्ट पे है, और ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज़ नहीं बना है जो परफेक्टली रेस्ट पे हो। ठीक है, ब्रह्मांड के आप मिड पॉइंट कहीं भी चले जाओ, आपको हर चीज़ चलता हुआ दिखेगा। सन भी चलता हुआ दिखेगा, अर्थ भी चलता हुआ दिखेगा, मून भी चलता हुआ दिखेगा। तो जब वो सारे चीज़ चल रहे हैं तो हम लोग तो भैया उन्हीं पे है ना, तो हम लोग भी चलेंगे। तो सब चीज़ का मोशन एक दूसरे के रिलेटिव में है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप क्लियर रखेंगे कि कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, कोई भी रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होता है। जितने भी मोशन, जितने भी रेस्ट होते हैं वो सबके सब रिलेटिव होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, लेकिन इतना डिटेल नहीं, आपको फिलहाल में समझना है मोशन क्या होता है। यहाँ डेफिनेशन देख लो, ए बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। जैसे मूविंग ऑफ ट्रेन, मूविंग ऑफ फैन, लेकिन ये भी एक रिलेटिव मोशन है। किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। चलो ठीक है, तो मोशन आपको समझ में आ गया। अब देखो, मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ टाइप्स आपको पता होगा, है ना। जैसे कि पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और मज़ेदार बात यह है कि इस चैप्टर में हमें रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पहला जो मोशन होता है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, जैसे कि अपना अर्थ जो है एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन।
और कोई चीज़ अपने एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है तो वो हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक है। और कोई चीज़ मतलब मोशन अगर कर रहा है तो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर जैसे 1 मिनट में मान लो 10 मीटर कवर किया तो अगला 1 मिनट में भी 10 मीटर ही कवर करेगा, तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है वो तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। ये सब चीज़ आपको क्लास 9th में भी बेसिकली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया होगा, ठीक है। तो ये हुआ मोशन के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो थोड़ा सा मोशन को डेफिनेशन को थोड़ा और एक बार क्लियर करेंगे। मोशन क्या होता है? जब हम पोजीशन को चेंज करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कहलाता है मोशन। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए जो है एक पॉइंट है, ठीक। अब इस ए पॉइंट पे कोई बंदा है और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है। तो जब ये बंदा मान लेते हैं ये t = 0 होगा, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे वो अपने टाइम को 0 मान रहा है। कभी भी टाइम 0 नहीं होता है, लेकिन वो मान रहा है कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा इनिशियल टाइम है, इनिशियल पोजीशन है, तो टाइम 0 मान लिया उन्होंने। अब यहाँ से चल करके कोई भी बंदा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो t = मान लेते हैं, जैसे इसको 0 ना मान के आप ये t1 मान लो स्टार्टिंग टाइम, और ये मान लो t2 एंडिंग टाइम, है ना, फाइनल पोजीशन का टाइम। तो यहाँ से मूव करके कोई भी बंदा यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा है। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो भी तभी हमने कहा कि ये मोशन किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पोजीशन चेंज कर रहा है, तब हम कह पाएँ कि ये मोशन किया। अगर ए पॉइंट यहीं पे रहता तो ये मोशन हम लोग नहीं कह पाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ गया तभी हम कह रहे हैं मोशन है। तो एक बात ध्यान समझना, जब कोई बॉडी मोशन करता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब टाइम पार हो रहा है, मैं खड़े का खड़े हूँ, तो मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है। लेकिन अब टाइम पार हो रहा है, उसके साथ मैं चल रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ मैं चल रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से यहाँ तक में एक क्या किया, डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो वही चीज़ को यहाँ पे हमें समझना है कि जब कोई बॉडी मोशन करता है तो वो एक डिस्टेंस कवर करता है। ये वाला जो आपको पाथ दिख रहा है ना, ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? तो जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, मोशन करेगा, तो वहाँ एक डिस्टेंस कवर होगा। अब बात ये है कि मान लो ये वाला पॉइंट ए और बी जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, या फिर बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट, ओके। और जहाँ एंडिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन, या फिर बोल सकते हो फाइनल पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान समझना, ये पाथ है। अब मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में 2-3 रास्ते और हैं। जैसे पहला रास्ता एक और बन गया, एक दूसरा रास्ता ये वाला रास्ता है। सपोज दैट समझो कि ए आपका घर है और बी आपका ट्यूशन है या स्कूल है, कुछ भी, आपका कॉलेज है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जैसे हमारे घर से कॉलेज जाने का रास्ता या फिर हमारे घर से स्कूल जाने का रास्ता जो होता है, एक रास्ता तो होता नहीं, बहुत सारा रास्ता होता है। लेकिन हम किसे प्रेफर करते हैं? जो छोटा रास्ता है ना, क्योंकि हमें फालतू में एनर्जी तो वेस्ट करना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, हमारे सामने 3 रास्ते हैं। मान लेते हैं ये है पाथ 1, ठीक है, ये है पाथ 2 और ये वाला जो रास्ता है ये है पाथ 3, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? तो देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? जो सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में आपने कितना पाथ कवर किया, कितना रास्ता कवर किया, ये एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। अगर कोई बंदा इधर से भी चल रहा है तो भी वो एक डिस्टेंस कवर करेगा, इधर से भी चल रहा है तो भी एक डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर इस रास्ते से जा रहा है, पाथ 1 से जा रहा है, तो वो एक छोटा डिस्टेंस कवर करेगा इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो उस छोटे डिस्टेंस को, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो याद यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो पाथ 1 है, ये पाथ 1 क्या कहला गया? डिस्प्लेसमेंट कहला गया। तो अगर हम इसके डेफिनेशन पे आए तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने देखो सिंपली क्लियर रखा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब आप कोई सा भी रास्ता चूज करो, इधर चूज करो, इधर चूज करो, कोई भी रास्ता से जाओ, आप एक्चुअल पाथ कवर करोगे, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ इज व्हाट? डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, सबसे छोटा रास्ता जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन है? पाथ 1 है। तो सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान समझो, दोनों एक तरह का लेंथ है। क्या है? दोनों एक तरह का लेंथ है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है भैया? मीटर होता है।
तो इसका ऐसा यूनिट भी मीटर हो गया और इसका ऐसा यूनिट भी मीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, इसका भी और इसका भी। एफपीएस यूनिट क्या होगा, फुट होगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ है, बस एक छोटा रास्ता है और एक जो रास्ता आप कवर कर रहे हैं, कैसा भी रास्ता कवर कर रहे हैं, वो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट एक छोटा रास्ता है। इतनी बार मैंने बोल दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है, तो एक्चुअल पाथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ से थोड़ा सा भी चल दे तो पॉजिटिव हो गया, और अगर आप चले ही नहीं तो डिस्टेंस तो आपने कवर ही नहीं किया। अगर आपने थोड़ा सा भी मूव कर दिए, आप थोड़ा सा भी यहाँ से यहाँ गए, तो आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल गए, आपका डिस्टेंस हो गया। इसीलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा, और ना ही कभी जीरो होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा चल ही नहीं रहा तो डिस्टेंस कहाँ से भैया, है ना। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे? तो देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए पॉइंट पे, अब ये ए पॉइंट से निकला और कहीं पे गया, घूम घाम के फिर से वापस आ गया ए पे, तो इस केस में क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो इस केस में जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसका जाने का रास्ता का डायरेक्शन इधर था, और अगर आने का इसके पीछे हो जाए, इसके पीछे हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे आके रुक गया, ये ए पॉइंट था और यहाँ से आके यहाँ रुक गया, तो ये फाइनली जो इसका डिस्टेंस कवर हुआ वो क्या हुआ, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब सबसे छोटा रास्ता, और किस किस के बीच का होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का। तो भैया ये यहाँ से चला, यहाँ पे फिर से वापस आ गया, तो इनिशियल से चला और इनिशियल पे ही वापस आ गया, तो इस केस में इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ठीक है, अब सुनो, ये वाला इनिशियल हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो फिर से ये इनिशियल बन गया और ये फाइनल बन गया। अब इस इनिशियल और फाइनल के बीच में जो दूरी आएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो स्टार्टिंग का चलने का डायरेक्शन उसका इधर था, उसके पीछे वाले डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझाता हूँ अपने साथ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो तो ये ए पॉइंट है, मैं ए पॉइंट से इधर गया और रुका उका नहीं, फिर से आके यहीं पे खड़ा हो गया, तो इस केस में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब जीरो होने के बाद यहाँ पे जीरो हो गया, ख़त्म। अब ये इनिशियल फिर से बन गया, अब इस इनिशियल से मैं इधर चला गया, तो मैंने उस ओरिजिनल वाले डायरेक्शन से दोबारा वापस आ गया, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सुनो, डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा बड़ा होता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी छोटा हो ही नहीं सकता। अगर छोटा हो गया तो उसको डिस्टेंस का नाम ही नहीं देंगे, उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना। अलग नामकरण कर दिया गया है कि जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहना, जो सबसे बड़ा रास्ता होगा उसको डिस्टेंस कहना। तो अब से आप मान लो कहीं जा रहे हो, अपने घर से कॉलेज जा रहे हो, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो जो सबसे छोटा रास्ता था उसको आप शॉर्टकट कहते थे ना, कि चलो भाई शॉर्टकट मारते हैं। तो शॉर्टकट नहीं बोलना है अब आपको डिस्प्लेसमेंट बोलना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं ना, डिस्टेंस के पीछे क्यों भाग रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कवर करो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा रास्ता, उसको कवर करना है। और ये एक तरह का कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आपको इसको समझाते हैं मैं कि स्केलर कैसे और वेक्टर कैसे। देखो, इसमें कहीं भी चल जाओ कोई मतलब नहीं है, आप सबको पता तो है ना। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लग रहा होगा तो वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, इसको वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तुम खुद से सोचो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, मतलब अगर आपको पाथ 1 से जाना है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना होगा, है ना, इसी डायरेक्शन में जाना होगा। अगर आप इधर जाने की कोशिश करें तो आप कभी भी पाथ 1 से नहीं जा सकते,
है ना। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको छोटा रास्ता चूज करना है तो आपको एक डायरेक्शन में ही जाना होगा, जबकि डिस्टेंस में आप इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, कहीं भी जाओ आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्शन नहीं चूज करेंगे तो आप छोटा रास्ता कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की तरफ और सीखते हैं कि एक आध मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस r है और इधर वाला पार्ट भी r रेडियस है। तो हम खड़े हैं अभी a पॉइंट पे। कहाँ खड़े हैं? a पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम a पॉइंट से चल के फिर से अगेन a पॉइंट पे आ गए तो हम पूरा कितना साइकिल कवर करेंगे? 1 साइकिल कवर करेंगे। 1 साइकिल मतलब पूरा इसको एक बार घूम के आ गए, तो ये 1 साइकिल हुआ, ठीक है। अगर हम A पॉइंट से C पॉइंट तक आए तो ये हाफ साइकिल हुआ, और अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट तक आए तो ये 1/4 साइकिल हुआ, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ 1 साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करते हो और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो। हाफ साइकिल में मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस कवर करते हो, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, और 1/4 में कितना करते हो, ठीक है। तो 1 साइकिल, हाफ साइकिल, 1/4 समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो ध्यान से समझो, अगर आप ए से चलना स्टार्ट करें और आप ए पे ही आ जाए, दोबारा ए से चले और ए पे आ जाए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो पहली बात 0 हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 साइकिल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। लेकिन डिस्टेंस आपने कवर करा, आप यहाँ से चल रहे थे, आप यहाँ से चल रहे थे और चल के कहाँ आ गए आप? अगेन फिर से आप यहाँ पे आ गए, तो आपने एक डिस्टेंस कवर करा, और ये डिस्टेंस बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2πr। और ये r क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। ये कैपिटल R है तो हम यहाँ पे स्मॉल r नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल R। तो 2πr होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? तो देखो, हाफ साइकिल में आप ए से स्टार्ट करोगे और कहाँ पे आ जाओगे? सी पे आ जाओगे। मतलब आप केवल इस पार्ट को कवर कर रहे हो, केवल इस पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक। तो हाफ साइकिल में क्या होगा? पूरे 2πr का आधा कर दो, है ना। पूरा में 2πr था तो यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा? उसका आधा। तो 2πr का आधा अगर हम करेंगे, देखो 2πr का अगर हाफ करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? केवल πr बचेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? केवल πr होगा। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हमें क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे छोटा रास्ता किसके इसके बीच का? इनिशियल और फाइनल के बीच का। तो भैया इनिशियल हमने स्टार्ट किया था ए से, फाइनल हमारा कहाँ है? सी पे। तो इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या है? ये वाला तो नहीं हो सकता है, तो इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता ये है, ठीक है। अगर ये r है तो ये भी r है, इन दोनों r को जोड़ दो तो कितना होगा? r + r क्या होगा? 2r। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा? 2r आएगा। तो हाफ साइकिल के लिए डिस्प्लेसमेंट 2r होता है और हाफ साइकिल के लिए डिस्टेंस πr होता है। ओके, इतना तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं 1/4 साइकिल के लिए। कितना? 1/4। 1/4 मतलब 1/4। देखो इसका टोटल 4 भाग है ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो इसमें 1/4 का बात कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट। तो अगर मान लो हम ए से बी आ रहे हैं, कितना? ए से बी आ रहे हैं, तो ए से बी में क्या डिस्टेंस होगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? तो सबसे पहली बात, ए से बी में डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला। ए से बी में डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ठीक है। तो हमें पहले ये पता करना है और फिर हमें ये पता करना है। ये कैसे पता चलेगा भाई? तो कुछ नहीं, अगर पूरा के लिए 2πr है तो 1/4 के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो, ये हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 4, और ये 2 अगर 4 से कटेगा तो नीचे आ जाएगा 2, तो ओवरऑल क्या आएगा? πr/2। तो डिस्टेंस हो गया πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करने के लिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये p है, ये b है, याद तो है ना, h² = p² + b²। सो h = √p² + b²। तो ये देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये p बन गया, ये b बन गया, है ना। तो ये वाला जो चीज़ आएगा वो किसके बराबर आएगा? ये वाला चीज़ जो आएगा इसका √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा h निकल रहा है, h क्या है? √p² + b² के बराबर है। तो हम लिखते हैं, तो ये कितना आएगा? देखो, √r² + r², ये आएगा।
अब इसको नीचे थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, आर स्क्वायर को जोड़े तो क्या आ जाएगा, √2r² आ जाएगा, है ना। बहुत चलो सोचा कैसे कर रहे हैं सर। देखो भाई आर स्क्वायर को तुम कॉमन भी ले लो तो 1 + 1 बचेगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो ये r बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 2 का पेयर तो बनेगा नहीं, तो 2 रूट के अंदर ही रहेगा। इतना तो बेसिक पता होगा यार। तो ये हो गया √2r, ठीक है। तो इसका क्या होगा वैल्यू, √2r, क्योंकि r जो है वो रूट से बाहर आ गया, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका 1/4 साइकिल के हुआ। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि बताओ 3/4 साइकिल में कितना होगा, कितना 3/4 साइकिल में कितना। 3/4 मतलब क्या हुआ, 3/4 मतलब ए से स्टार्ट करा बी पे गया, मतलब ए से स्टार्ट करा और डायरेक्टली डी पे आ गया। तो ए से डी तक में डिस्टेंस कितना हुआ वो बताना है आपको, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। एक छोटा सा हिंट देता हूँ, ये जो पूरा 2πr है उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये वाला निकाल दोगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और ये वाला लगभग इसी के बराबर आएगा, ठीक। वो हिंट क्या है पूरा बता ही दिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सच में आपने खुद से किया कि नहीं किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। भले टाइम लगा लेकिन अगर आप एक बार देख लेते तो आपको, हमको जहाँ तक पता है, आपको ये कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिस्टेंस क्या था और डिस्प्लेसमेंट क्या था। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखो पूरे फिजिक्स में हमारे सामने 2 फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। एक और है जिसका नाम होता है टेंसर क्वांटिटी, तो उस पर हम लोग और बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं स्केलर किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसमें आपको केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह का लफड़ा नहीं है। अब जैसे आप सोच रहे हो कि सर ये क्या कहना चाह रहे हो, तो देखो हमारे फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो टाइम की अगर बात करें तो टाइम, कभी भी अगर टाइम हम लोग देखते हैं तो उसको डायरेक्शन बदलने से उसका वैल्यू नहीं बदल जाता। जैसे मान लो अगर 10 बज रहा है तो कभी भी हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि 10 बज रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में, 10 बज रहा है साउथ के डायरेक्शन में, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं। तो टाइम एक कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरीके से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आते हैं और ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जो डायरेक्शन के वजह से अपना वैल्यू बदल दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखो स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन बदलोगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, ठीक है। अगर इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करें तो ये बदल जाएगा। और जबकि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है, इसको अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करो तो भी ये बदलेगा और इसके डायरेक्शन को चेंज करो तो भी ये बदलेगा। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बदलने से वेक्टर क्वांटिटी बदलता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड बदलने से इसकी वैल्यूज बदलते हैं, ठीक है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा या फिर बोल सकते हो सिंपल अलजेब्रा से जोड़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सिंपल अलजेब्रा से जोड़ते हैं। अब सिंपल अलजेब्रा क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको जोड़ना है केजी को, जैसे मान लो 2 kg और 7 kg को जोड़ना है, तो आप कैसे करते हैं, नॉर्मली इसको जोड़ देते हैं और जोड़ के बता देते हैं कि 9 kg है। लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये जो क्वांटिटी है एक स्केलर क्वांटिटी था, जो केजी था, मास जो था एक स्केलर क्वांटिटी था, तो इस वजह से हम लोग इसको ऐसे जोड़ दिए नॉर्मल अलजेब्रा से। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इधर ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूँ कि 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है
और 7 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम कितना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है 2 न्यूटन अगर इधर लग रहा है, 7 न्यूटन इधर लग रहा है, खुद से सोचो अगर 2 न्यूटन इधर लग रहा है, 7 न्यूटन इधर लग रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। अगर मेरे को 2 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, 7 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, तो मैं ऐसे बीच में जाऊँगा या ज़्यादातर इधर जाऊँगा। तो इस बेसिस पे इसका जो फोर्स होगा, ये कुछ इसका जो रिजल्टेंट आएगा, अंदाजा मान के चलते हैं कि इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्या इसको हम लोग 2 और 7 जोड़ देंगे नॉर्मली? नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर अलजेब्रा। किसको यूज़ करना पड़ेगा? वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? वेक्टर अलजेब्रा होता है जैसे मान लो ये वाला जो चीज़ निकल रहा है ना, इसको हम, इस वाले वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान समझो, ये ए क्या है, बी क्या है। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये ए है, ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है ना, ये बी है, ठीक है। तो ए और बी का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करने से आपको क्या मिल जाएगा? वेक्टर अलजेब्रा मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे देखो स्केलर की अगर एग्जाम्पल देखें तो ये हो सकता है डिस्टेंस, ठीक है, फिर हो सकता है टाइम, ठीक है, फिर हो सकता है मास, ठीक है, और भी जैसे स्पीड, ठीक है। ये सब के सब कैसे क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी। और भी बहुत सारे चीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। अब अगर मान लो वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो सकता है? जैसे वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो बात करें फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इम्पल्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके पढ़ोगे सेकेंड सेमेस्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। मोमेंटम ये सब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात कर ले एनर्जी का, तो एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो एनर्जी क्या हो गया? स्केलर हो गया, ठीक। इस तरह से वर्क डन स्केलर हो गया। तो ये चीज़ को आगे आप लोग जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओगे वैसे से आपको पता चलते जाएगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अगर आपको इसका और भी डिटेल चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में बस जानना है कि क्या है स्केलर वेक्टर, अगर इसका डिटेल आपको और भी चाहिए तो हमारा वेक्टर का लेक्चर भी अपलोडेड है, उससे भी आप देख सकते हैं, पूरे वेक्टर को डिटेल पढ़ सकते हैं कि वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है और किसको स्केलर कहते हैं, किसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर का आपको नॉर्मल समझ में आ गया कहानी क्या है, ठीक है। स्केलर नॉर्मल अलजेब्रा से काम करेगा, वेक्टर जो कि वेक्टर अलजेब्रा से काम करेगा। ये इसमें डायरेक्शन बदलोगे तो भी वैल्यू बदलेगा, जबकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड बदलने से वैल्यू बदलता है, ठीक है, डायरेक्शन बदलने से वैल्यू नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके ऊपर? टेंसर क्वांटिटी के ऊपर, कि भाई साहब टेंसर क्वांटिटी किसको कहते हैं। देखो टेंसर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें स्केलर और वेक्टर दोनों को देखा जाता है मतलब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ध्यान समझना। जब देखो टेंसर क्वांटिटी जो है ये क्या है? डायरेक्शन पे डिपेंड तो करेगा, बट यहाँ पे इसका जो अलजेब्रा करेंगे हम लोग, इसका अलजेब्रा हम लोग किससे करेंगे? इसका अलजेब्रा हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो वेक्टर अलजेब्रा लगना चाहिए था। लेकिन इसका जो एडिशन होगा ये वेक्टर अलजेब्रा से नहीं होगा, ये किससे होगा? इसका नॉर्मल अलजेब्रा से होगा, ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा से होगा। इस वजह से इसको कैसा क्वांटिटी कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड भी करता है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ नहीं करता है, नॉर्मल अलजेब्रा का यूज़ करता है, दैट्स वाई ये टेंसर क्वांटिटी होता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने करंट, स्ट्रेस, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे चीज़ इसके भी अंदर भी आते हैं, तो इसको हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे हायर स्टडी में। अभी फिलहाल जान के चलना है कि अपने सामने मेनली कितने तरह के क्वांटिटी होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर, और इन दोनों को अगर देखें साथ में तो आ जाता है टेंसर। तो होप गाइस कि आपको समझ में आ गया हो कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सो एवरीवन आगे बात करते हैं। आगे क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड किसको कहते हैं, वेलोसिटी किसको कहते हैं, समझते हैं। देखो जैसे अगर हमारे घर में आसपास पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, तो क्या है? स्पीड है। लेकिन हम
हम अगर बाइक चला रहे हैं तो वो क्या है, वेलोसिटी है। लेकिन बाइक में भी हम लोग बोलते हैं यार स्पीड कम कम कर बाइक का स्पीड, लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। बाइक में स्पीड नहीं होता, बाइक में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा, थोड़ा देर वेट करो सब समझ में आएगा। देखो कैसे, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कोई भी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्पीड। जबकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसको डायरेक्शन से मतलब हो, ठीक है। मतलब वैसा डिस्टेंस जो आप किसी डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं और वो कुछ स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो वो स्पीड नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। समझ गए बात को, क्या कहा मैंने, वैसा डिस्टेंस जो किसी डायरेक्शन में आप कवर कर रहे हैं और किसी स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो वो स्पीड नहीं, वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो और अगर आप कोई भी डायरेक्शन में काम करें, जैसे फैन को कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं, ऐसे 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 घूम रहा है, तो वो एक्चुअली में क्या है, स्पीड है। समझ में आ गया बात। तो स्पीड जो होता है उसमें क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। नॉर्मल सी बात है, मैंने फैन का एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल से एडजस्ट कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिस्टेंस है जो किसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की ऐसा यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। यूनिट एंड मेजरमेंट वाले वीडियो में आपने देखा होगा इस चीज को, ठीक है। वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट की बात करें तो आ गया मीटर पर सेकंड। सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और एफपीएस की बात करें तो फुट पर सेकंड हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारा चीज हमने देखा था। अब देखो, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं ना, स्पीड को एस से दिखा देते हैं और वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं। भाई ऐसा नहीं है, स्पीड को आपको वी से दिखाना है और वेलोसिटी को वी वेक्टर से दिखाना है। दोनों को वी से ही दिखाते हैं, स्पीड को भी वी से दिखाते हैं, वेलोसिटी को भी वी से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वी वेक्टर से दिखाते हैं, इसको बस वी से दिखाते हैं। और ये एस क्या है, एस इज व्हाट, डिस्टेंस, और ये टी क्या है, टाइम है। बहुत सारे बुक में आपको एस के जगह डी लिखा हुआ रहेगा, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी भी डिस्टेंस को दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एस बाई टी ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर है, स्पीड और वेलोसिटी बहुत ही बेसिक सा चीज था, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है। तो स्पीड को मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से। हमारे बाइक में, कार में क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है। स्पीडोमीटर बेसिकली क्या बताता है, स्पीड बताता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ये कैसा स्पीड बताता है, ये एक एवरेज स्पीड बताता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है ना। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे बात कर रहा है। जैसे आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी अगर आपका बहुत ज़्यादा स्पीड है तो जो स्पीडोमीटर है उसमें कांटा भी बहुत दिखाएगा, हाई दिखाएगा, है ना। स्लो है तो कांटा डाउन हो जाएगा। मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको दिखा रहा है कि आप कितने स्पीड पे चल रहे हो। सो अगर आपसे पूछ दे कि स्पीडोमीटर कैसे स्पीड को दिखाता है, तो स्पीडोमीटर कैसे स्पीड को दिखाता है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये किसको दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिखाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, डिस्टेंस को कौन नापता है, डिस्टेंस को नापता है ओडोमीटर। तो याद रखना, डिस्टेंस को नापता है ओडोमीटर और स्पीड को नापता है स्पीडोमीटर। और अभी हमारे बाइक में ये दोनों चीज रहता है, ओडोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज रहता है ना। स्पीड भी दिखा रहा होता है, डिस्टेंस भी दिखा रहा होता है। चलो ये चीज हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते चलाते आपने अचानक से ऐसे एक्सीलरेटर को ऐसे ऐड दिया, उसका नाम भी पड़ रहा है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का मतलब क्या हो रहा है कि वो आपके गाड़ी के जो वेलोसिटी है उसको अचानक से वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो आपकी जो वेलोसिटी है गाड़ी का, आप मान लो 10 के स्पीड से चल रहे थे, आपका गाड़ी का कुछ वेलोसिटी था, है ना, 10 का स्पीड से चल रहा था। जैसे ही एक्सीलरेटर आपने ऐठा तो वो क्या हो गया कि वो आपका जो वेलोसिटी है उसमें लगातार चेंजेस आने लगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना बदलाव हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट समझते हैं। जैसे देखो, मान लो आप किसी भी पॉइंट पे चल रहे हो, ठीक है। मान लो आप यहां से चलना स्टार्ट किए, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछना चाह रहा हूं कि बताओ, आप चलना स्टार्ट किए यहां से, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन पूछा, तो इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो इस ए वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका इनिशियल, क्योंकि जहां से मैं पूछ रहा हूं, आप कहीं से भी आ रहे हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस पॉइंट से मैं पूछूंगा वो होगा इनिशियल, और जहां पे मैं खत्म करूंगा वो होगा फाइनल।
ठीक है। तो आप अगर मान लो यहाँ पे मेरे को एक्सीलरेशन निकालना है तो इनिशियली इस पॉइंट पे आपका कितना वेलोसिटी था उसको हम यू से दिखाएंगे, और फाइनली जिस पॉइंट पे आपको मैंने बोला कि इस पॉइंट तक का मेरे को चाहिए तो इस पॉइंट पे आपका कितना वेलोसिटी था इसको मैं वी से दिखाऊंगा। और यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड का आपका वेलोसिटी था, और यहाँ पे आपने 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, बढ़ा लिया अपने गाड़ी का। तो बताओ कितना एक्सीलरेशन हुआ। तो आप देखोगे कि कितने मेरे वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में हुआ ये चेंज। क्या ये चेंज बहुत ही कम टाइम में हुआ? अगर कम टाइम में हुआ तो एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा था, अगर ज़्यादा टाइम में हुआ तो एक्सीलरेशन कम था, है ना। तो हमें क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालेंगे, बदलाव कितना हुआ। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 15 मीटर पर सेकंड का बदलाव हुआ, कैसे निकाले 15 मीटर पर सेकंड? 25 को माइनस कर दिए 10 से, आपको पता चल गया। तो उसी तरीके से अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होना चाहिए, v माइनस यू होना चाहिए। अभी वही कर रहे थे ना, 25 में से 10 घटा रहे थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, v माइनस यू आएगा। और उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा अपने पास। तो उसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई टी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हो गया हमारे सामने एक्सेलरेशन। अब देखो ध्यान से, ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये 10 मीटर पर सेकेंड आया भाई, और यहाँ आया 25 मीटर पर सेकेंड। तो इनके बीच में जो चेंज आया वो कितने का आया, इनके बीच में जो चेंज आया यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड का आया। तो ये भी तो वेलोसिटी ही आया ना, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी क्या आया, ये भी वेलोसिटी ही आया। तो अगर यहाँ पे हम चेंज करें तो इसका चेंज क्या होगा, डेल वी बाई डेल टी, या फिर डेल वी बाई टी लिख सको। तो ये जो डेल वी है ये क्या है, चेंज है, कि आपने इसके अंदर कितना चेंज किया। ओके, तो इस हिसाब से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखते हैं भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। ये यूनिट समझ में आ गया ना, यूनिट कैसे होगा। देखो यहाँ डेल वी बाई डेल टी आया, तो v का यूनिट क्या होता है, आप सबको पता है v का यूनिट क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा v का यूनिट मीटर पर सेकंड, और नीचे आ गया टाइम के लिए सेकंड। तो ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल क्या आएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। वही चीज़ तो मैं समझा रहा था ना यार, कि अगर आप चेंज इन वेलोसिटी करोगे तो भी आपका यूनिट मीटर पर सेकंड ही आएगा, और मीटर पर सेकंड को अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी यूनिट अगर CGS में देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, FPS में देखें तो फुट पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इतना आपने यूनिट एंड मेजरमेंट में भी पढ़ा है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन के बाद इसी का एक भाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन में गाड़ी बढ़ रहा है और रिटार्डेशन में गाड़ी रुक रहा है। देखो गाड़ी जब बढ़ रहा है तो भी वेलोसिटी का बदलाव आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझना। गाड़ी बढ़ रहा है तो भी वेलोसिटी का बदलाव आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और जब गाड़ी रुक रहा है, ब्रेक लग रहा है, तो भी वेलोसिटी का बदलाव आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब गाड़ी रुकता है, जब वेलोसिटी घटता है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, और जब गाड़ी मतलब वेलोसिटी जब बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन जब घटे तो वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। समझ में आ गया बात। तो हम किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाएं तो वहां क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह यूनिट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली नेगेटिव साइन लग जाएगा। नेगेटिव मतलब वो घट रहा है, तो इसको मैंने लिखा नहीं, बस मैंने आपको ऐसे समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। भाई साहब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, एक ऐसा वेलोसिटी, वेलोसिटी सबको पता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और अगर कोई बच्चे को मैं थोड़ा सा पूछूं कि और डिटेल में बताओ तो कैसे बताओगे, तो बोलोगे कि सर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट ना बोल के क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो भाई डिस्टेंस अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा तो वो भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना भाई। तो इस हिसाब से अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर, देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन लगा दिया मतलब ये वेलोसिटी पे बात कर रहा है। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लगाता तो ये वेलोसिटी पे बात नहीं करता, ये स्पीड पे बात करता। तो क्या बोल रहा है, एक बॉडी है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट अस से एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये इस पॉइंट को हमने O माना, यहाँ से हमने A माना, यहाँ से हमने B माना, और यहाँ से हमने C माना, और ये वाले पार्ट को हमने D मान लिया। ओके, अब ये सब के सब जो है ना, ये मान लेते हैं ये 10 मीटर ये भी है, इसके बाद वाला ये भी 10 मीटर है, ठीक है जी, और ये भी 10 मीटर है, और अगेन ये वाला जो आ रहा है ये भी 10 मीटर है। सब के सब क्या है, 10-10 मीटर के हैं।
ठीक है। तो ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं। अब ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये इक्वल टाइम में अगर चल गया, इक्वल टाइम में चल गया, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में अगर इसको 2 सेकंड लगा तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेकंड ही लग रहा है, यहाँ से यहाँ भी 2 सेकंड ही लग रहा है, यहाँ से यहाँ भी 2 सेकंड ही लग रहा है। तो इस तरह के वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। समझ में आ गया बात। देखो ये डिस्टेंस है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, और ये डिस्टेंस इक्वल है और इक्वल टाइम इंटरवल में है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं। तो भाई साहब देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, एक मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट एट एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन से गिरता है। तो वो जो एक्सेलरेशन से गिर रहा है वो कैसा एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसे, देखो मान लो यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप करा रहे हैं, सपोज दैट ये पार्ट पे ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें भी हमने कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है, इसमें भी हमने कोई पॉइंट मान लिया, मान ले तो हमने 3 पॉइंट मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से आने में 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से आने में भी 1 सेकंड ही लग रहा है, मतलब टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, ठीक है, और यहाँ से आने में भी 1 सेकंड ही लग रहा है, मतलब टाइम इंटरवल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। और इन टाइम इंटरवल में हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है एवरीवेयर। इस पॉइंट पे भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग कैसा एक्सेलरेशन कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं यार, कि ग्राफ क्या होता है, और ग्राफ के बेसिस पे हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको ग्राफ से भी करना है और कैलकुलस से भी करना है, यही आपके चैप्टर का मेन पार्ट है। तो पहले हम लोग ग्राफ समझते हैं, ग्राफ से इसको प्रूव करते हैं, फिर कैलकुलस से इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ग्राफ को समझने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो एवरेज स्पीड बेसिकली आप सबको पता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क होता है। जैसे सपोज दैट, मान लो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, कि मान लो यहाँ से अगर एक पॉइंट है ए पॉइंट, और ए पॉइंट से तुम बी पॉइंट पे जा रहे हो, सपोज दैट ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, और इससे तुम जा रहे हो। तो अगर मान लो यहाँ से तुम चले तो यहाँ तुम्हारा स्पीड, यहाँ से तुमने स्टार्ट किया तो ये वाला स्पीड था तुम्हारा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन कुछ दूर के बाद तुम्हारा इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये A1 था, तो इस A1 पे तुम्हारा जो स्पीड था ये मान लेते ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। फिर A2 पे तुम्हारा स्पीड जो था ये फिर से घट गया और आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर A3 पे जैसे ही तुम पहुँचे तुम्हारा स्पीड फिर से बढ़ गया और आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे स्पीड बढ़ या घट रहा है। ऐसे ही होता है, हम लोग बाइक चलाते तो हमेशा थोड़ी नहीं कि स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते, तो बढ़ घट रहा है। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्पीड की बात करें तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर इस पूरे ए से लेके बी तक में हम एक एवरेज स्पीड की बात करें कि एवरेज आपने कितना कवर किया, तो उस एवरेज को निकालने के लिए हमारे सामने क्या फॉर्मूला आता है। देखो अगर हमारे सामने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमारे सामने ये फॉर्मूला आता है। अब इसके बेसिस पे हमारे सामने 2 केस आएगा। पहला केस देखते हैं, पहला केस हमारे सामने क्या होगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसका दूसरा केस देखेंगे। तो देखो पहला केस क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, देखो क्या लिख रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अलग अलग वेलोसिटी से। देखो आपने फॉर्मूला में क्या देखा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। जैसे सपोज दैट यहीं पे मैं बताता हूँ कि एक ट्रेन है,
ये पॉइंट से चल रहा है और ये ट्रेन किसी भी डिस्टेंस को जाने में, मान लेते हैं जाने में ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से गया, सपोज दैट 60 किलोमीटर पर आवर से गया, ठीक है। और आने में ये रिटर्न जब आया तो ये आने में इस पे ये पॉइंट पे फिर से वो वापस आ गया, तो ये आने में इसने 40 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कवर किया। 60 से गया और आया कितने से, 40 से आया। तो कहने का मतलब ये है कि बताओ यहाँ पे इसका एवरेज v एवरेज कितना होगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी इसका कितना होगा। तो यहाँ पे ना ही आपको टोटल डिस्टेंस दिया है और ना ही आपको टोटल टाइम दिया है। आपको क्या बोला है, जाने का वेलोसिटी 60 है और आने का वेलोसिटी 40 है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट वेलोसिटी। अगर अलग अलग वेलोसिटी से चलता है, देखो ये अलग वेलोसिटी है, ये v1 जो है जाने का वेलोसिटी अलग है और आने का वेलोसिटी v2 अलग है। जाने का वेलोसिटी 60 है और आने का वेलोसिटी 40 है। तो अलग अलग वेलोसिटी से गया, लेकिन डिस्टेंस क्या था, जाने और आने का डिस्टेंस क्या था, सेम था, ठीक है। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे वो समझते हैं। तो समझिए इसका डेरिवेशन। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस d डिस्टेंस है मान लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस भी d डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे v1 वेलोसिटी से चल रहा है और यहाँ पे v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस बाई क्या होता है, टोटल टाइम होता है, ओके। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ d और d है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d प्लस डी, तो यहाँ पे d प्लस डी लिख देंगे, है ना। और टोटल टाइम, यहाँ पे तो टाइम हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ जो टाइम लग रहा है ये t1 टाइम लग रहा है और यहाँ पे टाइम लग रहा है t2 टाइम लग रहा है। आगे जाके ये t1 t2 एलिमिनेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ t1 टाइम लगा और यहाँ पे लगा t2 टाइम, ठीक। अब हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकालें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। होगा कि नहीं होगा, देखो टाइम इधर जाएगा तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इस हिसाब से हम t1 को क्या लिख सकते हैं, t1 के लिए जो हमारा डिस्टेंस है d है, d लिख दिए, और स्पीड क्या है v1 है, तो इसके लिए v1 लिख दिए। तो t1 के लिए हो जाएगा d बाई v1। उसी तरीके से t2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, t2 के लिए भी डिस्टेंस d है और स्पीड क्या है v2 है, तो इसके लिए d बाई v2 लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया d प्लस डी डिवाइडेड बाई t1 को हम क्या लिख देंगे, d बाई v1, और इसको लिख देंगे d बाई v2, ठीक। यहाँ आ गया v एवरेज, यहाँ भी आ गया v एवरेज, ठीक। अब यहाँ देखो v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d और d मिलके हो जाएगा 2d, और नीचे से d को कॉमन ले लेंगे, एक d कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 1 बाई v1 और यहाँ बच जाएगा 1 बाई v2। अब देखो ये और d कैंसिल हो गया, है ना। और नीचे जो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करके जब हम यहाँ बनाएंगे तो v एवरेज हमारे सामने कितना आएगा, v एवरेज इज इक्वल टू, नीचे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 इंटू v2 का एलसीएम, v1 इंटू v2 का एलसीएम, है ना। यहाँ से v1 कटेगा तो ऊपर बच जाएगा v2 और यहाँ बच जाएगा v1, है ना। ऐसा ही कुछ होगा ना, देख लो, आपको तो पता ही होगा, ये चीज़ बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। अब ये चीज़ नीचे से ऊपर जाएगा तो v एवरेज कितना आ जाएगा, v एवरेज आ जाएगा 2 v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1, या फिर बोल सकते हो v1 प्लस v2, कोई इशू वाली बात नहीं है, v1 प्लस v2। तो जब भी इस तरीके का केस आएगा, इस तरीके का इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटी, तो फार्मूला क्या आएगा, 2 v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ओके, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि गया था कितने से, 60 से, और आया कितने से, 40 से। तो ये जाने वाला 60 हो गया, आने वाला 60 किलोमीटर पर आवर, और आने वाला क्या हो गया, आने वाला आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे सामने ये फार्मूला है। अब इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू v1 कितना है 60, v2 कितना है 40, है कि नहीं। देखो ध्यान से, v1 60 और v2 40, और v1 प्लस v2 60 प्लस 40। तो ऊपर देखो 6 4 जा 24, और 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा 48, 48 और डबल जीरो तो 48 डबल जीरो, और नीचे 60 40 कितना हो गया 100, 0 0 कट गया, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से इसका एवरेज स्पीड आएगा, है कि ना। देखो यहाँ पे क्या है 48 किलो, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर,
बहुत सारे बच्चे लोग क्या करता है ना, एवरेज स्पीड में क्या करता है, सारे वेलोसिटीज़ को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देता है। तो वो वाला केस भी है, लेकिन वो वाला केस इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने क्या है ना, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, है ना। 2v1 इंटू वी टू डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर मान लो 3 वेलोसिटी रहेगा, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वहाँ पे आपका हो जाएगा 3v1 इंटू v3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 3 है तो यहाँ 3 लग जाएगा, और v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 4 है तो 4 लग जाएगा, फिर वही v1 v2 v3 v4 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि 2 ही बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक। अब आज बात करते हैं इसका नेक्स्ट केस, एवरेज वेलोसिटी का। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ डिफरेंट वेलोसिटी, देखो यहाँ भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटीज है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटीज है, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस था और यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल था और यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइम इक्वल है भाई। क्या इक्वल है, टाइम इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो भी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा टोटल डिस्टेंस, है ना जी, टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल टाइम होगा, हैं जी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो इसके लिए भी फिर से एक बार एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंट वेलोसिटी, तो मान लेते हैं ये कोई होगा, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है ना, साफ दिख रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस इक्वल नहीं है। वेलोसिटी यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, ठीक है। यहाँ टाइम जो लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम इक्वल है, और यहाँ से यहाँ जाने में भी टाइम लग रहा है जो इक्वल है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस d1 होगा और अगेन यहाँ पे डिस्टेंस d2 होगा, ठीक है। जो इक्वल रहता है ना, देखो जो इक्वल रहता है, अगर मान लो डिस्टेंस इक्वल है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो टाइम को मानना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस को मानना पड़ेगा, तो d1 d2 मान लिया अपने से, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2, और नीचे आ गया टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया, t प्लस टी क्या हो जाएगा, 2t। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को देखो, डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, देखो स्पीड इंटू टाइम। तो d1 को हम क्या लिख सकते हैं, d1 को हम v1 इंटू टी लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस में था, और d2 को हम लिख सकते हैं v2 इंटू टी और डिवाइडेड बाई 2t। अब बताओ यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाई 2 और ये 2t, ये t और t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो ओवरऑल आंसर क्या आया, v एवरेज जो आया वो क्या आएगा, v एवरेज आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी बात है यार, यहाँ से t को कॉमन लिया, यहाँ नीचे t था, ये t ऊपर से कट गया, कॉमन लेने के बाद बचा क्या, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब ऐसा केस रहे ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। लेकिन जब इक्वल डिस्टेंस रहे तो 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 ये होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग ग्राफ पे बात करते हैं। देखो अगर हमारे सामने जो ग्राफ होता है ना, वो बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ बेसिकली दिखाता है कि कोई भी बॉडी कितना पोजीशन कवर कर रहा है कितने टाइम में, और वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाके आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, स्पीड टाइम ग्राफ आता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता है, तो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ग्राफ आपके सिलेबस उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखो अगर कोई ग्राफ हमें दिया हुआ है y और x के टर्म में, ये y कुछ भी हो सकता है, y डिस्टेंस हो सकता है, x टाइम हो सकता है ना, y वेलोसिटी हो सकता है, x टाइम हो सकता है, या फिर x एक्सीलरेशन हो सकता है, y टाइम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर ग्राफ ऐसे सीधा जा रहा है तो उस केस में उसका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा, और जिसका स्लोप 0 आएगा मतलब बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। और अगर मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है ऐसे, तो उस केस में स्लोप क्या आएगा, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब बॉडी धीरे हो रहा है, बॉडी का स्पीड घट रहा है, बॉडी का एक्सीलरेशन घट रहा है, कुछ भी रहे तो उसका वो चीज़ घटेगा, ठीक है। और अगर ऐसे आ रहा है ग्राफ, तो समझ जाना कि बॉडी का जो भी चीज़ है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर सीधा जा रहा है तो उसका मतलब वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट यूनिफॉर्म मतलब क्या बताया था मैंने, हर पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और अगर ऐसे आ रहा है तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली घट रहा है। जैसे ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली घट रहा है। तो ये टोटली 5 ग्राफ हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ग्राफ एक्चुअली में क्या होता है और कैसे होता है, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इजिकल टू ut प्लस at, जो पता ही है आपको, s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से बनाते हैं। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और सीखते हैं ग्राफिकल मेथड्स।
अब हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। देखो, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को दो तरीके से बताया जाता है। पहले सबको मैंने बता चुका है कि एक होता है ग्राफिकल और दूसरा होता है कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं और ग्राफिकल में बेसिकली ग्राफ का यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्राफ क्या है, ये ग्राफ कैसा है। तो देखो, सबसे पहले हमारे सामने एक ग्राफ है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमें देखने हैं। अगर ये वाला जो स्लोप है, ये जो लाइन है, अगर इस ओ से स्टार्ट हो रहा होता है तो मतलब ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन ये जो लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो कितना है, तो ये यहाँ से u इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर है और ये फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाता है, v आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स का टर्म्स बताता हूँ। कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखते हैं, जैसे देखो, इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे तो इसका जो कोऑर्डिनेट जब भी लिखाता है तो x वाला आगे रहता है और y वाला बाद में रहता है, आप सबको पता होगा। तो ये वाला x है और ये वाला y है। तो देखो, x में ये 0 है और y में कितना उठ गया है, y में u उठ गया है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट लिखा है 0, y 0, u, ठीक है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को लिखना है तो देखो, x वाला पहले रहेगा तो x में ये कितना चला है, t चला है, तो x, ठीक है। और y को हम कितना लिखेंगे, y में कितना चला है, y में यहाँ से यहाँ ये v चला है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, t, v, ठीक है। ये वाला जो दूरी है ना, इस दूरी को आप चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये v है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ v है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, v होगा। इतना समझ में आ गया। आपको कोऑर्डिनेट निकले होने चाहिए। जैसे इस कोऑर्डिनेट को 0, 0 कहते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, u, क्योंकि x का 0 था और y का u था। और इसका कोऑर्डिनेट होगा t, v, क्योंकि x का t था और y का v था, ठीक है। ये चीज क्लियर है। बस इतना ग्राफ आपको पता होना चाहिए और इसकी बेसिस, इसी ग्राफ के बेसिस पे हमें ये और तीनों हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं v = u + at पे। तो इस v = u + at के लिए हमें निकालना होगा स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या निकालना होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। और ये जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो अगर इनडायरेक्ट वे में कहें तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालना होगा। और स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ग्राफ निकालेंगे कि v2 - v1 / t2 - t1, ठीक है। मतलब ये वाला देखो, इस वाले वाला ये जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक का, पहले वेलोसिटी को माइनस करेंगे, मतलब इस कोऑर्डिनेट को इसके वेलोसिटी से पहले माइनस करेंगे, फिर टाइम को माइनस करेंगे। तो अगर हम स्लोप निकाले यानी कि एक्सीलरेशन निकाले तो क्या होगा, v2 - v1। तो v2 मेरा क्या है, v, और उसको u से माइनस करेंगे तो v - u और डिवाइडेड बाई t2 - t1, टाइम को माइनस करेंगे तो t - 0। t2 मेरा t है, अरे देखो ये t1 था ना स्टार्टिंग के लिए, बाद में गया तो t2 हो गया, तो t - 0। अब ओवरऑल देखो क्या आएगा, v - u/t आएगा। तो इस हिसाब से एक्सीलरेशन = क्या होता है, v - u/t आता है। तो अगर ये at इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, at = v - u। सो v = क्या आ जाएगा, -u है, इधर जाएगा +u बन जाएगा, तो u + at, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन प्रूफ। बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, कुछ नहीं, स्लोप निकालना था, स्लोप निकालने से काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरे में है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमें जब भी निकालना होगा ना, उसके लिए हमें एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम इस पूरे पिक्चर का एरिया निकाल देंगे। कौन से पिक्चर का, ये वाला जो बन रहा है ना 0 यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो बन रहा है पिक्चर, इस पूरे पिक्चर का हम एरिया निकाल देंगे, ठीक। तो एक बच्चा बोलेगा सर ये एक तरह का रेक्टेंगल है और एक तरह का ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो ये पूरे पिक्चर का एरिया आ गया। और एक बच्चा बोलेगा सर एरिया ऑफ रंबस लगा दो, क्योंकि एक तरह का ये रंबस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रंबस लगा देंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो देखो इसका एरिया अगर हम निकालें तो क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, जैसे मान लो ये जो एरिया वाला कर्व जो है ये मान लेते ए और बी है, तो हम लिख देंगे एरिया अंडर कर्व ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस कर्व, ये जो ए बी कर्व है इसके नीचे का जो भी एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। सो एरिया अंडर कर्व ए बी डिस्प्लेसमेंट देगा, और वो क्या है, एरिया ऑफ रंबस है। तो एरिया ऑफ रंबस क्या होता है, एरिया ऑफ रंबस होता है, इसको थोड़ा सा जगह बचाने के लिए मैं यहाँ लिख दूँ, एरिया ऑफ रंबस जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड
ठीक है, पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ठीक है, ये क्या होता है हमारा एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला होता है, और यही एरिया ऑफ रम्बस हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम इस एरिया ऑफ रम्बस को डायरेक्टली एस भी लिख सकते हैं, तो एस इज इक्वल टू हाफ। अब बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड, इस पिक्चर में पैरेलल साइड कौन सा है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये और ये पैरेलल है। अब ये है u और ये है v, ये है u ये है v, तो ये पैरेलल साइड हो गया, और हाइट हो गया ये बीच वाला, तो मतलब ये t है तो ये भी क्या होगा, t होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि v प्लस u, और हाइट कौन है मेरा, हाइट है हमारा t है, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फिलहाल के लिए। अब हम लोग जानते हैं वी नो, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि v इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला u प्लस ए टी, तो यहाँ जो v है ना उसके जगह पे u प्लस ए टी पुट कर दो। अब तुम सोचोगे सर ये आपको कैसे पता कि आप क्यों पुट कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि देखो भाई इस इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है, ठीक है, इस इक्वेशन में केवल u है, t है, a है, तो यहाँ u तो मिल गया, t मिल गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा में v आ रहा है, तो इस v को उड़ा देते हैं। कैसे उड़ा देते हैं, पहले इक्वेशन का यूज करके, तो u प्लस ए टी यहाँ पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ, इस v के जगह पुट करो, ये बन गया u प्लस ए टी प्लस u, ठीक है, और इनटू में t। अब ये जो t है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो पहली बात तो u को जोड़ लो, है ना, दोनों u है, दोनों को जोड़ लो तो क्या आ गया, s इज इक्वल टू हाफ, ये बन गया 2u प्लस ए टी, और इनटू में आ गया t। अब इस t को मल्टीप्लाई कर दो तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ, ये 2u, t मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2ut प्लस ये t मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हाफ है ये हाफ भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे ये t इसके साथ और इसके साथ हुआ ना, तो उससे से ये हाफ भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो s इज इक्वल टू ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ut, फिर प्लस हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। अब देखो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया ना भाई, तो क्या बचा, s इज इक्वल टू बचा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो आ गया ना, प्रूफ हो गया ना, बहुत ही सिंपल सा था। एरिया निकाला, एरिया निकाल के किसको एलिमिनेट करना है, v को एलिमिनेट करना है, कहानी खत्म। जैसे यहाँ v को एलिमिनेट कर रहे हो वैसे कैलकुलस मेथड में भी v को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ये हो गया, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड में भी अगेन वही, यहाँ भी देखो डिस्प्लेसमेंट का ही कहानी है, तो यहाँ पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है। जैसे ये चीज़ जो हम लोग लिखा इसी चीज़ को लिख देते हैं, हाफ इंटू क्या होता था, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या था, v प्लस u, और डिवाइडेड इंटू t, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ भी हम एरिया ऑफ रम्बस ही निकाल रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में v है, u है, a है, s है। इस इक्वेशन में क्या था, s था, u था, a था, t था, खाली v नहीं था, जबकि इस इक्वेशन में सब है केवल t नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से इस t को उड़ाना होगा। जैसे यहाँ v नहीं था तो v को उड़ाए थे, उस तरह से यहाँ t नहीं है तो किसको उड़ा देंगे, t को उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे, पहले इक्वेशन का यूज़ करके, ये जो पहला इक्वेशन है इसी का यूज़ करके। तो फिर अगेन हम लोग वही स्टेप करने वाले हैं। वी नो, हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो अगर ये u इधर आएगा तो ये बन जाएगा v माइनस यू, यहीं पे मैं थोड़ा सा जगह नहीं बचेगा आगे जाके, इसीलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ। ये आएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सो t इज इक्वल टू क्या आएगा, ये a नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा v माइनस यू बाई ए। बोलो समझ में आया, कुछ नहीं किए, ये u इधर आ गया तो बचा ए टी, ठीक है। अब यहाँ से मैं t निकालूँ तो v माइनस यू बाई ए आ गया, है ना, ये हो गया हमारा t का। अब इसको पुट कर देंगे ऊपर वाले में, तो s इज इक्वल टू हाफ, ये बन गया v प्लस यू, और t के जगह पे पुट कर देंगे v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ बन रहा है v प्लस यू, एक बन रहा है v माइनस यू। तो ये एक्चुअली में कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता था ना, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस v प्लस यू, v माइनस यू को क्या मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो s इज इक्वल टू हाफ, इन दोनों को मैं ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई a, है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो s इज इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब ये 2a इधर चला गया तो क्या बन गया, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये भी प्रूफ हो गया।
तो ग्राफिकल से भी हमने ये तीनों को प्रूव कर दिया। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाके देखो, बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं और देखते हैं इसी चीज़ को कैलकुलस मेथड से। ठीक है, और वही होगा इस वीडियो का लास्ट पार्ट। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग वीडियो के अपने लास्ट पार्ट पे हैं, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो देखो कैलकुलस मेथड में क्या करना है अपने को, कैलकुलस मेथड में दो चीज़ को आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि देखो, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की, तो वो होता है dx/dt। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना है। इसको मान लो इक्वेशन 1, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर इसको कैलकुलस में देखें तो dx/dt है। और एक्सीलरेशन की बात करें तो होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसको हम लोग dv/dt लिख सकते हैं। तो ये बन गया, ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गया, एक आ गया dx/dt और एक आ गया dv/dt। बस ये दो इक्वेशन को याद रखो, कैलकुलस कहानी खत्म। ठीक है, और आपके एग्जाम में कैलकुलस से आएगा, ग्राफिकल से भले ना आए लेकिन कैलकुलस से डेफिनेटली आएगा। एक इक्वेशन कोई भी प्रूव करने आ सकता है, इसीलिए इस पार्ट को ध्यान से समझें। ठीक है, तो देखो अगर पहले वाली चीज़ की बात करें ना, तो पहले वाले में dv/dt जो है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी और टाइम है और एक्सीलरेशन भी है। तो मतलब इस इक्वेशन को तो भूल के भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, तो इस इक्वेशन का यूज़ नहीं करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज़ करें तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। मैं लिखूँगा ऐसे, वी नो, मैं ऐसे यहाँ से कर रहा हूँ, इसको मैं दूसरे पेन से करता हूँ। वी नो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू dv/dt। ओके, अब देखो ये dt इधर चला गया, तो dv इज इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू dt आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इन दोनों साइड को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब आपको इंटीग्रेशन नहीं पता होगा तो थोड़ा सा समझ लो, इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दिए, तो dv का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये कहाँ से कहाँ होगा, देखो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का लोअर लिमिट क्या होता है, वेलोसिटी का लोअर लिमिट होता है u, इनिशियल वेलोसिटी, और अपर लिमिट क्या होता है v। तो इसका लोअर लिमिट हो गया u, अपर लिमिट क्या हो गया v, तो यहाँ पे लिमिट पुट हो गया u v, और यहाँ आ गया एक्सीलरेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी, और यहाँ पे dt के हिसाब से जो भी डेरिवेटिव रहता है ना, उसके हिसाब से हम लोग पुट करते हैं। मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का बेसिक पहले मेरे को बताना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें। तो चलो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन समझा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना का यूज़ यहाँ पे है उतना मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन में किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं और इंटीग्रेशन में किसी भी चीज़ को, किसी भी इक्वेशन को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, जोड़ना है। तो इंटीग्रेशन तभी होगा जब हमारे सामने डेरिवेटिव मतलब कि डिफरेंशिएशन का कोई वैल्यू रहेगा, dx, dy, dt, dA ऐसे कुछ रहेगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके सामने ऐसे साइन आ गया तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। और अगर हम किसका कर रहे हैं, मान लो dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका सिंपली x हो जाएगा। अगर ये जो होता है ना, ये dx, ये एक्चुअली में डेरिवेटिव होता है। अब मान लो dy है तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। मान लो इसी तरीके से dt है तो dt का क्या हो जाएगा, t। पहला स्टेप क्लियर। आप अगर ऐसे केवल x का इंटीग्रेशन या y का या dt का कर रहे तो ऐसा होगा, लेकिन अगर आप चाहो कि t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं जब तक इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद ना रहे, यानी कि t का डेरिवेटिव dt मौजूद ना रहे तब तक इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना। अब मान लो हम x के एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे x है तो x का इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा जब तक इसका dx मौजूद ना रहे, तब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मान लो हम अगर बोल रहे y का इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा जब तक इसका dy मौजूद ना रहे। मतलब जब तक डेरिवेटिव नहीं रहेगा तब तक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा बात आपको क्लियर हो गया कि डेरिवेटिव होना जरूरी है। अच्छा, तीसरी बात जैसे मान लो आपके सामने y है और अगर हम बोल रहे हैं कि इसका यहाँ dx लिखा हुआ है, तो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy होता है, dx नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो विदाउट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ गया। ठीक है, मान लो आ गया y इंटू
डी वाई, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैसे बनेगा? तो इसके लिए देखो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स पे पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या लिख दी हो, क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक्स पे पावर एन का मतलब एक्स पे स्क्वायर है और उसको हम डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 स्क्वायर क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर को लेके बात कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या आएगा, देखो एक्स लिख दिया और 2 + 1 मतलब n + 1 है ना, n + 1 तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 + 1 और डिवाइडेड बाई नीचे n + 1 यानी कि 2 + 1। तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा x³/3, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन। तो उसी तरह से अगर मान लो y है, y पे पावर कुछ नहीं है 1 है, तो इसका क्या होगा y और n + 1 यानी कि 1 + 1 और नीचे 1 + 1 तो क्या हो जाएगा y²/2। तो इसका इंटीग्रेशन y²/2 आ गया, ठीक है। बात समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? तो ये चीज़ बहुत इजीली आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी तरह से थोड़ा सा और एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो हम ले ले x पे पावर 4 इंटू डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये x पे पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1 मतलब ये n हो गया और उसमें 1 जोड़ दो तो ये बन जाएगा x पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग कंसेप्ट समझते हैं लिमिट का, कि भाई लिमिट कैसे पुट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लिमिट कैसे पुट करते हैं। तो लिमिट को समझते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसे है कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो ऐसे ले लेता हूँ मैं, x पे पावर 2 इंटू डी एक्स है, ठीक है, और इसमें लिमिट दे रखा है 0 से 2 तक का, ठीक है, ऐसे लिमिट दे रखा है, ठीक है। ये होता है लोअर लिमिट, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, और ये होता है अपर लिमिट जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग पहले इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, स्क्वायर है तो क्या होगा x पे पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 तो ये बन गया x पे पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये बन गया, है ना। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो जब भी इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये साइन हट के वैसे ब्रैकेट लग जाता है, ब्रैकेट लग गया और लिमिट पुट करना है। तो नीचे 0 है, ऊपर क्या है 2 है। अब लिमिट पुट करो तो लिमिट कहाँ पुट होगा, ये जो 2 है एक बार अपर लिमिट पुट होगा इस x के जगह पे, फंक्शन के जगह पे, ध्यान समझो। ये 2 कहाँ पुट होगा, पहले x पे पुट होगा, ठीक। फिर ये 0 कहाँ पुट होगा, x पे पुट होगा। पहले अपर पुट होगा, पहले ऊपर वाला ही पुट होगा, फिर उसके बाद नीचे वाला पुट होगा। तो ऐसे होगा, देखो पहले 2 पुट होगा x के जगह और कहीं नहीं, ये जो 2 है जो फंक्शन है उसके जगह पुट करना है। तो 2 पे आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट पुट हो गया, ऊपर का लिमिट पुट हो गया, ठीक। उसके बाद माइनस का साइन दे दो, माइनस, फिर उसके बाद इस लोअर लिमिट को पुट करो तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 तो ये हो गया 8/3 और इधर हो गया माइनस 0/3, बेसिकली क्या हो गया पूरा 0। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, 8/3 आएगा। तो इस तरह से लिमिट आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मान लो ये विदाउट लिमिट का इंटीग्रेशन था, अगर लिमिट दिया रहता तो हमें इसको लिमिट ऐसे पुट करना होता है, एक बार अपर लिमिट फंक्शन के जगह पे माइनस एक बार लोअर लिमिट फंक्शन के जगह पे, और जो आएगा वो अपना वैल्यू आएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये करना है हमें इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ इंटीग्रेशन के बारे में। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ है कि ये है, सपोज दैट ऐसे है y इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे है इंटीग्रेशन में, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दे a इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो इसमें x है ना और x का डेरिवेटिव मौजूद है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा और इस वाले पाबू साहब का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ये आ जाएंगे बाहर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a आ गया बाहर, तो a अगर बाहर आ गया तो किसका इंटीग्रेशन होगा, केवल x इंटू डी एक्स का। तो x a जो है इस केस में कांस्टेंट बन गया, ठीक है। इसके बाद का तुम लोग कहानी पता है कैसे करते हैं, x²/2, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मान लो थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लो कुछ इस तरीके का है, जैसे a है और प्लस x है, ठीक है, और इसके साथ ऐसे लगा हुआ है dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो ये इसमें पहले dx दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ऐसे a इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसे पहले मल्टीप्लाई होकर दोनों में टूट गया। ये dx मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी दोनों में टूट गया। अब इसमें a का नहीं होगा तो ये आ जाएगा बाहर, केवल dx का इंटीग्रेशन होगा, और इसमें x इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं
फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलस मेथड यार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं इरेज करके आपको इस टॉपिक पे मैं फिर से वापस आता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो ये क्या है, डी यू से वी तक का है और यहाँ है ए इंटू डी टी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन था। अब देखो यहाँ डी टी है, तो डी टी के हिसाब से हम लोग जब टाइम पुट करते हैं तो 0 से टी, ग्राफ में याद करो 0 से टी था, और डीवी में क्या होगा, इसका लोअर लिमिट था इनिशियल वेलोसिटी और अपर लिमिट था मतलब जो फाइनल वेलोसिटी था वो इसका अपर लिमिट था, ठीक है। अब तुम ही लोग बताओ डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा भी, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना तो अपर लिमिट भी लोअर लिमिट यू, और यहाँ ए इंटू डी टी, ए का इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, आ गया बाहर, है ना। और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी 0 और अपर लिमिट टी, ठीक है। अब एक बार पुट करते हैं लिमिट, लिमिट कहाँ पुट होता है, फंक्शन पे, तो फंक्शन मेरा ये है, तो एक बार हम भी पुट किए, ठीक, माइनस का साइन दिए, एक बार यू पुट किए, है ना, अपर लिमिट पुट किए, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किए, यहाँ ए, फिर एक बार इधर देखो अपर लिमिट पुट किए टी, माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो यहाँ क्या आया, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टी आ गया, है ना, t माइनस 0 बेसिकली t है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी आ जाएगा, है ना। और यही हमारा प्रूफ हो गया कैलकुलस से। क्लियर है बात, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यार, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इक्वेशन लेना सही रहेगा, इस वाले इक्वेशन को लेना सही रहेगा। तो फिर आगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, वी नो, क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू होता है dx बाय dt, ठीक है। अब देखो ये dt इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी, अगेन ये चीज हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे u भी चाहिए, a भी चाहिए, dx मतलब कि s है, डिस्प्लेसमेंट है, ये तो मिल गया, लेकिन यहाँ भी है, भी से हमको u भी चाहिए, a भी चाहिए, तो हम इस v को क्या करेंगे, पहले हम इस v को चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हम लोग को पता है, तो इस v के जगह पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, v के जगह इसको पुट कर दे u प्लस ए टी, और इनटू में लगा दिए dt, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इधर हो गया dx का इंटीग्रेशन, और dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट s होगा, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ तुम लोग देख लो क्या है, प्लस है, तो मैंने बताया था ना जब प्लस रहेगा तो दोनों में लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा u इंटू डी टी, अरे अभी जस्ट बताया था ना, और प्लस यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा ए टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो लिमिट किसके हिसाब से होता है, डेरिवेटिव के हिसाब से, तो dt के हिसाब से लिमिट 0 से t होगा इसका, और इसका भी क्या होगा, 0 से t होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, और u इंटू डी टी, u का इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा क्योंकि u का डेरिवेटिव dt है ही नहीं, तो u आ गया बाहर, ठीक है। और यहाँ केवल dt का इंटीग्रेशन हुआ, तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t 0 से t तक, है ना। मैं थोड़ा स्टेप को उड़ा रहा हूँ, आप लोग एकदम डिटेल में करना क्योंकि जगह नहीं है अपने पास। यहाँ देखो a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये आ जाएगा बाहर, केवल इंटीग्रेशन होगा t इंटू डी टी का, है ना, 0 से t तक के लिए, ठीक है। इसको भी एक स्टेप हम ऐसे ही लिख देते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे इसीलिए, तो इसका भी इंटीग्रेशन केवल dt का होगा 0 से t तक के लिए, ठीक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दिए हम, तो क्या होगा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो इधर हो गया s माइनस 0, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ आ गया u, dt का इंटीग्रेशन हो गया t 0 और t, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए। अब यहाँ देखो प्लस a, t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, याद करो यार, t पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो n प्लस 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या हो गया 0 से t, है कि नहीं। अब यहाँ 0 से t हो गया, अब देखो लिमिट पुट करो, तो s माइनस 0 हो गया s, यहाँ u, ये हो गया t माइनस 0, ठीक है, और ये हो गया a, एक बार अपर लिमिट पुट किए तो हो गया t स्क्वायर बाय 2, लेकिन एक बार लोअर लिमिट पुट किए तो हो गया 0 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 0 वाला पार्ट को हटा दो क्योंकि 0 से कोई मतलब है नहीं, यहाँ प्लस का साइन होगा, हाँ 0 से कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो गया s इज इक्वल टू यू टी,
और प्लस यहाँ देखो ए टी स्क्वायर बाई टू, ये तो पूरा जीरो हो गया है ना भाई, देखो ये पूरा जीरो हो गया और ये भाई साहब भी जीरो हो गए, तो जीरो वाला हट गया, बचा क्या यहाँ से यू टी और यहाँ से बचा ए टी स्क्वायर बाई टू, तो ये बन गया ए टी स्क्वायर बाई टू। और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखे सुंदरता से, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही तो अपने को प्रूफ करना था भाई। तो हो गया ना, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है यार। इंटीग्रेशन आपको अगर पता है तो अगेन जैसे वहाँ भी को एलिमिनेट किए थे ग्राफिकल में, वैसे यहाँ पे भी को एलिमिनेट करना है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा टोप नहीं है ये सारे चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग देखो, पहले में आपने इसको यूज़ किया, दूसरे में आपने इसको यूज़ किया, और तीसरे में आपको इन दोनों को यूज़ करना है, क्योंकि तीसरे में टाइम है ही नहीं। और देखो इन दोनों इक्वेशन में टाइम का जिक्र है, तो हमें दोनों को यूज़ करना होगा, तभी हम टाइम को उड़ा सकते हैं। और कैसे दोनों को यूज़ करना होगा, दोनों को डिवाइड करना होगा, तभी तो टाइम उड़ेगा ना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला इक्वेशन को लिख लेंगे पहले, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हमारे सामने दो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, और दूसरा इक्वेशन है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बोलो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बहुत बच्चा सोचता है सर 1 को 2 से डिवाइड करें या 2 को 1 से, तुम किसी को भी डिवाइड करो, 1 को 2 से करो या 2 को 1 से करो, आना आंसर वही है, ठीक है ना। आगे पीछे होगा बस, और कुछ नहीं होगा, है ना। एल एच एस आर एच एस बदलेगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो ये v इंटू डी टी हो जाएगा, मतलब डिवाइड करते हैं, तो ये v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है भाई। और इधर आ गया डिवाइडेड में, इधर आ गया a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से क्या क्या उड़ गया, यहाँ से देखो ये डी टी और डी टी उड़ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, v इज इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ a आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, डी टी डी वी बच गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये v को डी वी के साथ और a को डी एक्स के साथ। तो जब v को डी वी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी, और उधर आ जाएगा a इंटू डी एक्स, ठीक है। v इंटू डी वी उधर आ गया a इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देना है, ठीक है। क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, और कुछ नहीं। तो यहाँ कर देते इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। बस यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, कहानी खत्म। तो देखो v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, v इंटू डी वी का, 0 से u तक लिमिट, सॉरी 0 बोल रहा हूँ मैं, v है तो v वेलोसिटी के लिए क्या होगा, लोअर लिमिट u होगा और अपर लिमिट v होगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया एक्सीलरेशन इंटू डी एक्स का, डी एक्स के लिए लिमिट क्या होगा, 0 से s तक का होगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, है ना। अभी हमने देखा कुछ नहीं, पावर तो 1 है यार, v स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट है यहाँ नीचे u, ऊपर है v, और a, इसमें a बाहर आ जाएगा, a का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, और dx का कितना होगा, x होगा, है ना। थोड़ा शॉर्ट करते हैं, आप सबको पता है a बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x होगा, और 0 से s तक की इसकी लिमिट पुट कर देते हैं। तो एक बार अपर लिमिट ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, एक बार लोअर लिमिट ये हो गया u स्क्वायर बाई 2, और इधर आ गया a, एक बार अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब देखो ये 2 का एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, ये आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, इधर आपका ए एस माइनस 0, तो बेसिकली ऐसे ही बचेगा, तो ये आ गया ए एस। अब ये 2 उधर चला गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा था, एक में आपने इसका यूज़ किया, एक पर इसका यूज़ किया, और दोनों लास्ट वाले में दोनों का यूज़ किया, और बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए था। देखो इसके बाद क्या है ना, इसके बाद एक एस एन एच टर्म का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एस एन एच टर्म का तो जगह मेरे पास कहीं नहीं, यहीं पे मैं एक बार थोड़ा सा जगह बना के बनाता हूँ। देखो एस एन एच टर्म में क्या होता है, एस एन एच टर्म का अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1, क्या होता है 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये nth टर्म है, nth टर्म मतलब जिस भी टर्म की आप बारे में बात करो, जैसे आप S16 के बारे में बात करो कि 16 सेकेंड पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो ये होता है u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, ये वाला फार्मूला से आप कर सकते हैं। और इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है बहुत, अब मतलब एक टर्म पहले का ले लो s का वैल्यू, और एक टर्म बाद का ले लो x का वैल्यू, और दोनों को माइनस कर दो तो यही आएगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको डेरिवेशन बताना मेरे लिए हमको लगता है कि बहुत मतलब ये चीज़ है, आप लोग खुद से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है,
न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इनर्शिया वगैरह सब कुछ हम लोग इसके बाद वाले फोर्स वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बस आपका बच जाएगा प्रेशर, तो फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर भी देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।